सिर्फ मंडलवाद का रास्ता है, अम्बेडकरवाद का रास्ता है, हमारा रास्ता फूले का रास्ता है, फातिमा का रास्ता है। क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से जो आदिवासी हैं उनकी समस्या खत्म हो गई? उनकी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई है। जेएनयू में 70 नंबर का रिटर्न होता है, पीएचडी के लिए 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। 70 में जो ओबीसी, जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं वो 60-65 नंबर लेकर आते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी होती है तो वहाँ पर बैठा कौन है? वो 30 में 1 नंबर दे देता है, लेकिन वही कोई अपर कास्ट होता है, कोई प्रिविलेज होता है तो उसको 30 में 30 नंबर देकर सिलेक्ट कर लेते हैं। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन लागू हो रहा था, कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आज जब सुदामा कोटा लागू हुआ, दिन का मुंह बंद है। हम चाहते हैं तो जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो, जो मंडल कमीशन के सारे रिकमेंडेशन है वो लागू हो। सबको जय भीम, जय मंडल, जय सावित्री, जय फातिमा। अभी आपने देखा कि हैदराबाद में और उसके बाद लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन तक लगातार मेगा शो होता है। और उनका मेगा शो किस लिए होता है? पूरा उनका टारगेट रहता है पिछड़ों पर, पसमानदा पर। वो कहते हैं कि हम हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, आओ हमारे साथ, हम सबका साथ, हम सबका विकास करना चाहते हैं। उन्हीं से पूछिए कि अगर ये सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं तो जो पूरे दुनिया में कोविड महामारी फैला हुआ था तो उस समय एक समुदाय को, जात विशेष को वो क्यों टारगेट कर रहे थे? आप भूल सकते हैं क्या? महबूब अली, उसके भी अटैक हुआ और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद से ट्रेंड चल रहा था। पुराने वीडियो सोशल मीडिया से निकालकर, यूट्यूब से निकालकर चला रहे थे, देखिए ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं, यही लोग कोरोना फैला रहे हैं। तब आप उस समुदाय पर टारगेट कर रहे थे, आप कह रहे हैं आज कि हम सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। यह एक धोखा है। वो बस हमारा वोट आधार लेना चाहते हैं और भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं, उनका यही नीति है। हम मॉब लिंचिंग देखें तो नहीं भूल सकते। हरियाणा में पहलू खान अपने परिवार के साथ अलवर से गाय को लेकर आ रहे थे ताकि अपने परिवार के लिए दूध निकाल सके, बच्चों के लिए दूध निकाल सके, मात्र शक से कि ये गाय को काटने जा रहे हैं। पहलू खान को मार मार कर, पीट पीट कर मार दिया गया। क्या आप पहलू खान कर भूल सकते हैं? ऐसे अनगिनत केसेस हुए हैं, तब भी कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। जब ये सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं तो इसे पूछिए, कानपुर जो लेदर इंडस्ट्री का हब हुआ करता था और इस देश में जहां जहां भी हैंडलूम के काम होते थे और जहां पिछड़ा, पसमानदा, दलित समुदाय जो इस देश की 90% आबादी है वो काम करती थी, वो धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है? और चाइना का माल इस देश में डंप क्यों हो रहा है? इनका मेक इन इंडिया कहाँ है? वो पूरा शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश में। आज जो लेदर का काम जो कानपुर में हब हुआ करता था उससे पूरी बांग्लादेश की इकोनॉमी चलती है, बूम कर गई है। और यहाँ जो पिछड़े का जो कारोबार था जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी वो पूरी तरह से ठप हो गया है। इसे पूछिए, क्या ये है सबका साथ और सबका विकास? ये कहते हमने ऐसा किया, हमने इसलिए इसको बेचा क्योंकि उस पर 150-250 करोड़ का कर्जा था। इसे पूछिए कि जब अपने दोस्तों को 5000 करोड़ का कर्ज देते हैं और ये देश छोड़कर भाग जाता है तो उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ये आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हम सब खुश हैं, हमें भी अपने आजादी का खुशी है, लेकिन हम किसकी खुशी मनाएं? क्या बिल्किस बानो इस आजादी का अमृत महोत्सव मना सकती है जिनके बलात्कारियों को, जिनके अपराधियों को, दंगाइयों को, हत्यारों को रिहा करवाया गया? इसी सांप्रदायिक सरकार के द्वारा इसने कमेटी बनाकर रिहा करवाई। क्या बिल्किस बानो आजादी का अमृत महोत्सव मना सकती है? या इंद्र मेघवाल के माता पिता, उसके परिवार, वो समुदाय ये आजादी का अमृत महोत्सव मना सकता है जिसको इसलिए पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि एक सवर्ण जो टीचर था उसके मटके से पानी पी लिया था? क्या हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाए कि हमारे होने का सबूत मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, CA NRC कराया जाता है?
और इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया कि यदि नरसिम्हानंद जो खुलेआम जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने का धमकी देता है वो छूटा हुआ है, ऐसे ही घूम रहा है, या फिर हम इसलिए मनाए कि जो नारंगी जो बी ग्रेड है, जो भगवा बी ग्रेड है, जो कर्नाटक में जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय है, पिछड़े समुदाय है, वहाँ जो हलाल करते हैं, इस तरह के हिजाब हलाल का शब्द यूज करते हैं, या इसलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाए कि हमारी कुछ महिला दोस्त जो पत्रकार है, जो मुस्लिम समाज से आती है, जो पिछड़े से आती है, उनको सुल्ली बाई और बुल्ली बाई ऐप पर उनको ऑक्शन करने के लिए डाला जाता है। इसलिए समझिए क्या है हमारे लिए आजादी का महोत्सव। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल अभी भी रिप्रेजेंटेशन पर टिका हुआ है। हमारा रास्ता सिर्फ मंडलवाद का रास्ता है, अम्बेडकरवाद का रास्ता है, हमारा रास्ता फूले का रास्ता है, फातिमा का रास्ता है, और उसी रास्ते को हमें चुनना है। वही रास्ता है जो हमें एकता देगी। आप समझिए कि बीजेपी को 3-3 दिन तक मेगा शो करना हो रहा है ताकि वो पसमानदा समाज को, पिछड़े समाज को अपने आप में ला सके। तो आप अपने पावर को समझिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। अगर आप में यूनिटी है, वही यूनिटी आपकी तोड़ना चाहती है, और हम ये उनसे होने नहीं देंगे। और इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे साहू जी महाराज, अम्बेडकर साहब और रामास्वामी पेरियार। साहू जी महाराज ने पहले ही बोल दिया था जब मोंटाग्यू और जेम्स बॉन्ड का रिफॉर्म हो रहा था, वो बोले कि जिस तरह से भारत में जाति व्यवस्था है, अगर ये जाति व्यवस्था ऐसे ही रही तो ये समझिए कि जो होम रूल की मांग हो रही है, ये होम रूल नहीं होगा, बल्कि एक तरह का कुलीन तंत्र बन जाएगा। और उन्होंने अपने पूरे आंदोलन में इतनी जान डाली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना पड़ा, उनको समुदाय के अनुसार रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा। उसके बाद अम्बेडकर साहब की लड़ाई, और वहां पर भी खत्म नहीं होती है, तो फिर हम मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू होता है, उसके 1 और 2 रिकमेंडेशन अभी तक लागू हुए, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई। हमारी लड़ाई खत्म नहीं है, अभी रिकमेंडेशन 2 ही लागू है, 38 रिकमेंडेशन लागू करवाना है। और आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में टोकनिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है, पपेट की पॉलिटिक्स चल रही है। इनको लगता है कि हम एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, तो उसका जो नीचे का तबका है उनको हम वोट बैंक की तरह यूटिलाइज कर लेंगे। एक्चुअली में वो शोषण करते हैं। क्या रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने से दलित समुदाय पर अत्याचार कम हो गया, उनका शोषण कम हो गया? क्या दलित महिलाओं का जो रेप होता है वो कम हो गया? कम नहीं हुआ, बल्कि ऊपर तो बैठा कर जुबान उनकी बंद कर देते हैं, लेकिन नीचे शोषण होता रहता है। क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से जो आदिवासी हैं उनकी समस्या खत्म हो गई? उनकी जंगल और जमीन की लड़ाई खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई है। आप देखिए अभी उत्तराखंड में जो अपर कास्ट ब्राह्मण जो ऑलरेडी प्रिविलेज है, उनको SC और ST में इसलिए डाला जा रहा है कि उनकी हकमारी का वो सेधमारी कर सके। आप इस काटो बाटो और लूटो की राजनीति समझिए, हम उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद वो जिस तरह से एकलव्य का अंगूठा और शंभू की गर्दन काटते हैं, उसी तरह से काटते रहेंगे, और ये अभी रुका नहीं है। एकलव्य का अंगूठा कट ही रहा है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD करती हूँ, आपको बताऊं, हर साल आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अटैक होता है। आप देखेंगे हर साल मैसिव सीट कट होता है, फंड कट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पिछड़े समाज के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो अपना अधिकार हक समझते हैं, इसलिए हमेशा मैसिव सीट कट होता है। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले साल हुआ था JNU में 70 नंबर का रिटर्न होता है, PhD के लिए 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। 70 में जो OBC जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं वो 60-65 नंबर लेकर आते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी होती है तो वहां पर बैठा कौन है? वो 30 में 1 नंबर दे देता है, लेकिन वही कोई अपर कास्ट होता है, कोई प्रिविलेज होता है, तो उसको 30 में 30 नंबर देकर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ये इनकी राजनीति है, ये हमें बस एक टूल की तरह यूज करते हैं। इस बात को भी आप समझिए। इसलिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है वो मंडल कमीशन से पूरा होगा, और जब तक मंडल कमीशन नहीं है, ये कहते हैं कि जब मंडल कमीशन रिकमेंडेशन लागू हो रहा था, कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आज जब सुदामा कोटा लागू हुआ, 3 का मुंह बंद है, और जो सुदामा कोटा लागू हुआ वो जो 10% है वो किसका है? उसमें हम ओपन जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे थे, वो हमारा ही अधिकार है जो छीना जा रहा है। ऊपर से हमारा जो OBC SC ST जो कैटेगरीज है उसमें भी अपर कास्ट ब्राह्मण
ग्रामीणों को भरा जा रहा है। इस तरह से पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी को नाश ताश किया जा रहा है और फिर से जो गुलाम जो पॉलिसी थी, राजनीति थी, उसी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है। आप समझिए कि इस देश में जो 10% नौकरियां हैं वो सरकारी क्षेत्र में 10% से कम ही होगा, 90% जो है प्राइवेट सेक्टर में है और वहां पर कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है और सबसे बड़े सामंती ब्राह्मणवादी वहीं पर बैठे हुए हैं और वहां पर कोई इंटरव्यू देने जाता है तो निकाल देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो, जो मंडल कमीशन के सारे रिकमेंडेशन है वो लागू हो। मंडल कमीशन का एक रिकमेंडेशन लागू करने के बाद वीपी सिंह साहब 15 अगस्त 1990 को दिल्ली के लाल किले से जो बोले थे कि गरीब के आंखों में आंसू तो होते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो तेजाब बन जाते हैं। ये समझिए कि गरीब की आंखों में जब तक आंसू है तब तक आंसू है, जब आंखें सूखती हैं तो उसकी आंखें अंगार हो जाती हैं और इतिहास गवाह है जब गरीब की आंखें अंगार होती हैं तो सोने के महल भी पिघलकर पनालों में बहते हैं। बहुत शुक्रिया।